हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं एक न्यू सेशन, न्यू क्लास, फ्रेश क्लास एकदम, जो कि है ज्योग्राफी की। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम वन शॉट में ज्योग्राफी के जो इंडिया वाली बुक है जिसका नाम है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें आए हुए जितने भी मैप्स हैं, जितने भी इसमें मैप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उन सब के मैप पर हम डिटेल्ड तरीके से समझेंगे और जानेंगे इस मैप का क्या यूज़ है बोर्ड में, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड में, और सी यू टी यूजी में इसका क्या यूज़ है और किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में। इन सब पर हम बारीकी से नज़र रखेंगे और इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू या सी यू टी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, जो पहला हमारा चैप्टर है डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उस चैप्टर से ये पहला मैप है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यानी 2011 का सेंसस हुआ है, उसके आधार पर जो डाटा सामने आए हैं उन डाटा को यूज़ करके ये मैप बनाया गया है जिसका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी इंडिया में जनसंख्या का विस्तार किस तरह से है, इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप देख सकते हैं इससे सवाल कैसे बन सकता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, जो ये वाला पोर्शन है, आपको जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, जहाँ पर पॉपुलेशन हाई है। यानी ये ऐसा पॉपुलेशन एरिया है इंडिया का जो सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से एक लाइन ये आपका एग्ज़ाम बन सकता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है या गंगेटिक जो बेसिन है, वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा हाई पाई जाती है, जो कि लाइन सही है। या आपसे सवाल ऐसा बन सकता है कि अगर हम ये मान लीजिए वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ हो गया। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सवाल ये बन सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है या फिर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कम हो रही है, तो सवाल ये बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब हम राजस्थान से, कहाँ से, जब हम राजस्थान से जाते हैं किस साइड, यूपी बिहार के साइड, वेस्ट बंगाल के साइड है, तो क्या देखेंगे आप लोग, पॉपुलेशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में क्या देखेंगे, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है। समझे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा डेंसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल आपका बन सकता है। उसके बाद अगर हम समझें तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो इलाका है कौन सा, JNK, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, JNK, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश, ये वे रीज़न हैं जहाँ पे हमें पॉपुलेशन क्या है, जहाँ पॉपुलेशन लो दिखाई दे रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पर कम है। तो यहाँ से एक लाइन बन सकता है कि हिली एरिया या माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन कम पाई जाती है। तो ये सवाल भी आपको, ये लाइन भी आप एकदम सही लगा कर आएंगे कि हाँ, माउंटेनियस इलाके में जनसंख्या कम पाई जाती है। साथ में जो डेजर्ट इलाका है यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सदर्न इंडिया की, अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डॉटेड बहुत ज़्यादा हैं। यानी यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक है, अच्छे खासे जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो इस मैप से सवाल क्या बन सकता है, सवाल नंबर पहला जो मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, वो सवाल आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। पहला कि गैंगेटिक बेसिन में या नॉर्दर्न प्लेन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू पेनिनसुला इंडिया से, तो आंसर सही होगा कि हाँ, ये लाइन राइट है। सेकेंड, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं जनसंख्या बढ़ती है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं हमें जनसंख्या का डेंसिटी या फिर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है हमें वो डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है। सेकेंड, थर्ड यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि जो माउंटेनियस रीजन है यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्या माउंटेनियस रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, हिली एरियाज़ में हमें जनसंख्या कम दिखाई देती है कंपेयर टू गैंगेटिक प्लेन के।
तो इन तीन चार तरीक़ों से आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। तो हमने समझा पहले मैप को। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड मैप की तरफ। देखिए हमारा सेकंड मैप है अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में कैसा ग्रोथ हुआ था, कब, ड्यूरेशन 2001 से लेकर 2011 के बीच में। यानी इसमें जो भी चैप्टर में डाटा यूज़ किया गया है वो 2011 के सेंसस का डाटा यूज़ किया गया है। तो इस मैप में क्या बात की जा रही है, देखिए पहले हमको समझना होगा ये वाला जो परसेंटेज चार्ट है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट क्या दिखाया गया है, जो आपका लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है मैप्स के अंदर, वो एरिया लेस दैन 10% है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर में किया गया है वो एरिया 25% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। यानी इसमें हम समझेंगे कि पॉपुलेशन में कैसे ग्रोथ हुआ है। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि 2001 में जनसंख्या 50 थी, किसी प्लेस की जनसंख्या 50 थी, और यही 2011 में क्या देख रहे हैं, ये 100 हो गई है। समझ गए, यानी जनसंख्या 50 से कितनी हो गई है, 100 हो गई है। यानी क्या समझे हम लोग, जनसंख्या कितनी बढ़ी है, जनसंख्या 50 बढ़ी है, कितने पर से बढ़ी है, तो 50 पर से बढ़ी है इंटू 100 हमारा हो जाएगा, इससे कट गया। यानी कि लगभग क्या देखेंगे आप, 100% जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस टाइम की तुलना में, डेट इज़ नोन एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा, क्योंकि इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, अब समझते हैं कि जो बिहार का रीजन आपको दिख रहा होगा, बिहार, अरुणाचल दिख रहा है आपको, मेघालय रीजन दिख रहा है, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन अगर हम बात करते हैं सबसे लेस का, ये हमने देखा सबसे अभी हाई का, और जो ग्रीन मैं कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वैसे एरिया हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है 10% से भी क्या है, काफ़ी कम पाई जाती है। कितने से, 10% से भी कम जनसंख्या पाई जा रही है। उसके बाद में जो गुजरात का इलाका है, उसके बाद में जो इलाका है आपके हरियाणा का, या फिर जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाके जो हो गया आपके, देन हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, आपका ये आंध्र प्रदेश इलाका हो गया, उड़ीसा इलाका हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 10 से 15% के बीच में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। उसके बाद में जो गैंगेटिक प्लेन है, जो गैंगेटिक आपका एरिया दिखाई दे रहा है, ये इलाका जो हो गया, तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ एवरेज गति से बढ़ रहा है। यानी इस एरिया में पॉपुलेशन एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैप जनसंख्या वृद्धि के बारे में है। सबसे हाईएस्ट कहाँ है, नाम इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा है बिहार सबसे हाईएस्ट है, फिर हमारा है अरुणाचल प्रदेश, और फिर हमारा आ जाएगा आपका मेघालय। ये ऐसे रीजन है जहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ गति से इंक्रीज़ हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि डिक्रीज़ का सबसे कम कहाँ हमें दिखाई देगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेट इज़ अ केरला। ठीक है ना, केरला हो गया, गोवा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत धीमी गति से इंक्रीज़ हुई है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट मैप आ चुका है, डेट इज़ अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम समझेंगे कि 2011 के सेंसस के बिहार पर डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है। पहले हम समझते हैं इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, मान लेते हैं हम ये कितना है, ये हमारा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितनी जनसंख्या रहती है उसे हम जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जनसंख्या है, हम एग्जांपल ले चलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन 23 है। यानी तो क्या बोलेंगे कि 23 पीपल रहते हैं कितने में,
पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये किसी प्लेस का हमारा डेंसिटी कहलाता है। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोगों की संख्या, कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, डेट इज़ नोन एज अ डेंसिटी पॉपुलेशन उसे कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं मैप के थ्रू, बाय मैप, कि कहाँ कहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज़ हुआ है। देखिए सबसे आपको अधिक कहाँ दिखाई देगा, जो फिर से गंगा बेसिन है, गंगेटिक प्लेन है, आपको यहाँ पर जनसंख्या अधिक दिखाई देगा। देखिए सवाल ये बनता है यहाँ पर एग्ज़ाम में, थ्योरी पार्ट में या एमसीक्यू फॉर्म में, कि आखिर गंगेटिक बेसिन में ही जनसंख्या, हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई है, डेंसिटी भी हाई है, ग्रोथ भी हाई है, क्या रीज़न है इसका, ऐसा क्यों होता है कि इन एरिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है, तो समझे पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम इसमें ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाटर रिसोर्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं। क्या है, वाटर रिसोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि गंगा यमुना नदियाँ यहाँ पर, सोन हो गया, गंडक हो गया, ये नदियाँ यहाँ पर हमें बहती हुई दिखाई देती है। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर हमारे पास इजीली अवेलेबल है, डेट्स रीजन जनसंख्या ज़्यादा है, पहला। सेकंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ का टेरेन, अगर हम बात करें यहाँ के फिजिकल फीचर्स के, तो यहाँ पर लैंड आपको समतल मिला दिखाई देंगे, इक्वल दिखाई देंगे यहाँ पर। तो जहाँ टेरेन क्या है, जहाँ पर टेरेन आपको इक्वल नज़र आएगा, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा, रखिएगा याद है। जहाँ पर हिमालय कम है, जहाँ पर क्या है अप एंड डाउन्स कम हैं, वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से नज़र आएगी, वेल्ड यहाँ पर प्लांट ट्रांसपोर्ट दिखाई देगा। इसलिए इस एरिया में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो रखे हैं। 2 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पर जो लैंड है, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना, लैंड की फर्टिलिटी बेहतरीन है। यदि लैंड की फर्टिलिटी बेहतरीन होगी तो इस रीजन में आपको एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। क्या, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अगर आप लिंक करेंगे ना तो आप समझेंगे एग्रीकल्चर के लिए क्या नीड है, वाटर रिसोर्स का। यानी थर्ड पॉइंट को फुलफिल करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर अच्छा वाटर मिलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर लैंड फर्टाइल होंगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ये सब एक क्यूमुलेटिव रीज़न है, इकट्ठे बन के कारण बनते हैं, जिस कारण से इस एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हमें हाई नज़र आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर गंगेटिक प्लेन या गंगेटिक बेसिन में जनसंख्या हमें हाई क्यों दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जब बच्चों की डिमांड आती है, क्वेरी आती है कि मैपिंग क्लास लाया जाए, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स आपके मैप से गारंटीड तय होते हैं। भले थ्योरी पार्ट कहीं से पूछे, लेकिन 5 आपके मार्क्स मैप से आने तय हैं, ये गारंटी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और देखिए सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिल रहा है, आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पर जनसंख्या कम दिखाई दे रहा है। आपको जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट का, जनसंख्या यहाँ पर हाई है। तो रखिएगा याद कि डेंसिटी पॉपुलेशन अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी कम है, ठीक है ना, लेस देन 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें बिहार वगैरह का, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1201 है, कितना है, 1201 है। अगर हम देखिए यहाँ सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है 2 तरीके से यहाँ पर। नंबर 1 टाइप है, ओनली बात किया जाए स्टेट का, अगर बात हो ओनली स्टेट का कि जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे आप, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। अगर बात किया जाए किसका, अगर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स का, पहला। सेकंड, अगर यूटी को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, यूटी को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे अगर, तो यहाँ पर दिल्ली आपकी आ जाएगी, जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक नज़र आएगा। तो ये पूरा मैप रहा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। तो इसमें आपको सब कुछ चीज़ मैं समझा दिया है, पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू भी क्रिएट इजीली हो सकता है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के सवाल भी पूछे जाते हैं यहाँ से। राइस के पैटर्न के ऊपर, राइस का जो कंडीशंस चाहिए ग्रो होने के लिए, राइस हो गया आपका, कॉटन हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, यहाँ सवाल अच्छे खासे क्रिएट होते हैं मैप में भी और आपके एमसीक्यू के साथ में थियोरेटिकल पार्ट में भी। इसमें पहले समझेंगे अबाउट राइस। राइस कल्टीवेशन सबसे अधिक कहाँ होता है, अगर होता है कहीं पर तो वहीं क्यों होता है। चलिए देखिए, आपका जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर। जो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, बिहार टाइप का आपका हो गया, बिहार साइड का हो गया, देन आपका हो गया क्या नाम है, वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया। इन एरियाज़ में जो आपके एरिया कोस्टल के नज़दीक हैं, यहाँ पर डेंसिटी बहुत हाई है राइस कल्टीवेशन की। राइस का पैदावार इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हम ईस्ट से जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो हमें यहाँ पर क्या है, मेजर ग्रोइंग एरिया हमें यहाँ पर रिड्यूस होते हुए नज़र आता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है राइस की, तो आप नाम देंगे दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में एक साल में 3 तरह की राइस की पैदावार होती है। सवाल पूछा जा चुका है और सवाल ये आगे पूछा भी जाएगा, जिसका नाम है ओस, पहला नाम, दूसरा अमन, ओस अमन, तीसरा नाम है बोरो। यानी कि 3 तरह के राइस के टाइप्स उगाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, ओस, अमन और बोरो। इम्पॉर्टेंट है, राइस उगाने के लिए आपके पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छे खासे धूप होने चाहिए, और ये ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं। तो राइस में इससे सवाल आपका बाहर नहीं बनेगा, भले वो एमसीक्यू बने या आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। हमारा नेक्स्ट मैप है वीट, गेहूँ। देखिए गेहूँ और चावल, वीट एंड राइस, दोनों अपोजिट हो गए हैं। हमने देखा था अभी लास्ट वाले मैप में कि राइस का एरिया ये है, ठीक है ना, हमने अभी ये देखा राइस एरिया ये है, और अभी हम देख रहे हैं वीट हमारा एरिया ये है। यानी कि देखिए जो वीट और राइस है ना, नाम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वीट एंड राइस ये दोनों क्रॉप आपका ये फेमस, ये आप कह सकते हैं हाई प्रोडक्शन होने का मेन कारण क्या है, वो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ही इन 2 क्रॉप को इतना ज़्यादा मतलब कि फेमस कर दिया, या आप कह सकते हैं कि इनका इतना ज़्यादा उत्पादन शुरू हो गया कि वीट और राइस जो है मेन क्रॉप उभर कर आते हैं इंडिया में। राइस जहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार के नज़दीकी इलाकों में उगाए जाते हैं, वहीं जो वीट देखेंगे आप बंगाल, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न थोड़ा बहुत राजस्थान, इन एरियाज़ में आपको वीट का प्रोडक्शन काफ़ी यहाँ पर हाई दिखाई देगा। और देखिए वीट प्रोडक्शन होने के कारण से ज़्यादा या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलता है ना कि पंजाब या फिर कह सकते हैं हरियाणा के इलाके में कि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गया है, वाटर हमें कम दिखाई दे रहे हैं। कौन से वाटर, तो आप कहेंगे ग्राउंड वाटर, इतना ज़्यादा इनके प्रोडक्शन में पानी का यूज़ होता है, तो ग्राउंड वाटर हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर, आपके पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा की बात की जाए तो सवाल यहाँ से बन सकता है कि किस रेवोल्यूशन के कारण से वीट राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, दैट इज़ अ ग्रीन रेवोल्यूशन। किस एरिया में वीट उगाए जाते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। उसके बाद में कि इस एरियाज़ में यानी पंजाब, हरियाणा में वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इसका कारण क्या है कि वीट को उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, हमारा ये मैप भी ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट मैप है कॉटन एंड जूट। यहाँ हम समझेंगे कॉटन और जूट का प्रोडक्शन कहाँ पर हाई है, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं ग्रोथ होने के लिए कॉटन और जूट्स के। देखिए तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा देखिए जो कॉटन और जो जूट है, ठीक है ना, इनका एरिया अगर हम बात करें तो कहाँ हमें ज़्यादा अधिक मिलेंगे, कहाँ हमें ये कम मिलेंगे।
जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश शो कर रहा है यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अब देखिए इस रीजन में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा इनके लिए ब्लैक सॉइल। क्या मिलेगा? ब्लैक सॉइल मिलेगा। और ब्लैक सॉइल मेन सॉइल होता है कॉटन के पैदावार के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल में आप देखेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस कारण से कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही फेवरेबल माना जाता है। ठीक है। तो आपसे कोई सवाल पूछेगा कि आखिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या विदर्भा रीजन में क्यों हाई है, आप बोलेंगे ब्लैक सॉइल में वाटर क्वांटिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कॉटन पैदावार ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब जूट का रीजन कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है जूट में फेमस है। ठीक है ना। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो हमारे वेस्ट बंगाल में होती है। तो सवाल पूछा जाता है कि जूट प्रोडक्शन हाई कहाँ पर है इंडिया में, डेट इज़ इन वेस्ट बंगाल, और कॉटन कहाँ पर हो रहा है आपको? तो विदर्भा रीजन, वेस्टर्न जो आपका मध्य प्रदेश रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन। ठीक है। और आपका जो मध्य प्रदेश, आपका जो महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है ये रीजन, यहाँ पर आपके कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक मैप था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट मैप है शुगर केन का। इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपके दिखाई दे रहा है खास करके दिखाई तुमको दे रहा है कि थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा और पूरा लगभग यूपी, यानी कि जो यूपी इलाका है ना, ये पूरा यूपी इलाका अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है शुगर केन को। लेकिन अगर यूपी में भी सबसे अधिक कहाँ होती है तो क्या बोलेंगे आप? वेस्टर्न यूपी में। वेस्ट यूपी में शुगर केन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा, प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। तो इससे सवाल केवल यही बनता है कि किस एरिया में, इंडिया के किस स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, डेट इज़ अ यूपी। यूपी में भी कहाँ पर? तो हमें ये वेस्टर्न यूपी में नज़र आता है। तो इससे केवल एक सवाल आपका बनने का चांस यहाँ से उभर कर आता है। ठीक है। तो हम समझ चुके हैं यहाँ पर कि शुगर केन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मैप की तरफ। हमारा अगला मैप है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी। टी का रीज़न देखा जाए तो आपका जो नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन के पास आपको टी दिखाई देगा। और आपका जो दार्जिलिंग, आपका जो असम का इलाका है, आपको यहाँ पर कॉफ़ी अधिक यहाँ पर दिखाई देगा। सॉरी, अगर मैं इसको एक्सचेंज में इसको चेंज कर रहा हूँ कि जो दार्जिलिंग का इलाका है, आपको जो असम का इलाका है, आपको यहाँ पर टी अधिक दिखाई देगा। सॉरी, आपको यहाँ पर चाय अधिक दिखाई देंगे। और जो नीलगिरी वाला इलाका है इधर का, तो आपको यहाँ पर कॉफ़ी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखिए कॉफ़ी के 3 टाइप होता है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्ता। ठीक है ना। पहला है अरेबिका, ठीक है, लिबेरिका एंड रोबास्ता। ये 3 टाइप हैं किसके? कॉफ़ी के। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। एग्ज़ाम पूछता है कि अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्ता क्या होता है, तो ये हमारे कॉफ़ी के टाइप हैं। ठीक है। और टी कहाँ हो रहा है? तो टी आपको ये दिखाई दे रहा है कि असम के रीजन में टी होता है, खासकर कहाँ पर? स्लोपिंग जो एरिया होते हैं, जो पहाड़ी की ढलानें होती हैं, जो मान लीजिए ऐसे इलाके हैं, तो जो बिल्कुल स्लोपिंग एरिया होता है, इन इलाकों पर मेनली हमें चाय की बागान दिखाई देते हैं। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने समझ लिया पूरा कि एग्रीकल्चर जो भी आइटम्स थे, टी, कॉफ़ी, वीट, राइस, जूट, कॉटन, सबका प्रोडक्शन कहाँ होता है और कैसे होता है। अब हम शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, डेट इज़ अ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम क्या समझेंगे? आयरन ओर, आयरन माइंस कहाँ पर हैं, मैग्नीज प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं आयरन के। पहले हम समझते हैं अबाउट मैग्नीज। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैग्नीज के बारे में कि कहाँ कहाँ में मैग्नीज अधिक दिखाई देते हैं। तो जो आपको दिखाई दे रहा है रीजन छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, वो भी कौन सा? तो बालाघाट, नागपुर, भंडारा हो गया। ठीक है ना। और अगर हम बात करें झारखंड और उड़ीसा के रीजन को, और वेस्ट बंगाल के बाउंड्रीज की बात करें, तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा सुंदरगढ़, केंदुझाड़,
ठीक है ना। ये दो रीज़न है जहाँ पर आपको मैग्नीज दिखाई दे रहा है। और अगर हम जाते हैं कर्नाटक की तरफ में तो आपको यहाँ पर शिवमोगा जो एरिया है यहाँ पर मैग्नीज होता है। ठीक है, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, सुंदरगढ़, केंदुझाड़, शिवमोगा रखिएगा याद। इससे आपको सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि आपको ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगाने के लिए दे सकते हैं कि बताइए कि बालाघाट, सुंदरगढ़, केंदुझाड़ और शिवमोगा को आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए। तो आपको एटलीस्ट आपको माइंड में चीज़ें याद होनी चाहिए कि हाँ इन प्लेस का लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन फील्ड का, आयरन फील्ड अगर हम देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर आयरन अच्छे खासे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आयरन अच्छे खासे मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोल भी अधिक दिखाई देगा। जो इलाका है जो मर्जिंग इलाका है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ भी आपको आयरन और फील्ड दिखाई देंगे। इलाका आपको जो दिख रहा है कर्नाटका को, यहाँ दिखाई देगा। जो मर्जिंग एरिया है गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र का, इधर पे भी आपको आयरन और फील्ड नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन और माइंस का कि हमें आयरन और माइंस कहाँ नज़र आएंगे, तो हमारा दो इलाका दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में और एक हमें दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। चंद्रपुर कहाँ पर है? चंद्रपुर इज़ इन महाराष्ट्र। और बात करें बैलाडीला का तो ये आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। सवाल पूछ सकता है कि चंद्रपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बैलाडीला का है छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा उड़ीसा में क्या दिख रहा है आपको? मयूरभंज। और हम बात करें झारखंड में है रीजन गुआ का है झारखंड में, मयूरभंज का है उड़ीसा में। तो ये आपके क्या हैं? तो ये आपके आयरन और माइंस इलाके हैं। कर्नाटका में बेलारी है, तुमाकुरू है, चिकमंगलूर है, कुद्रेमुख है। ठीक है ना, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बेलारी, तुमकुरू, चिकमंगलूर कौन कौन से? बेलारी, तुमकुरू, चिकमंगलूर ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, और गोवा की बात करें तो आपको यहाँ पर जो मार्मागांव रीजन है ये मेनली एक प्रकार का आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। पाराद्वीप इन उड़ीसा ये भी आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। देन आपका हम बात करते हैं विशाखापट्टनम, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट करता है। और मंगलुरु जो कर्नाटक में है ये भी एक तरह का आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं। यानी ये सब आपको सवाल पूछ सकते हैं इस मैप से नॉर्थ से साउथ, या तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेगा तब या सीयूटी यूजी एग्ज़ाम लेगा तब। गारंटीड है एक सवाल आपको गारंटी मिलेगा कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसको सेट कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट मैप की तरफ। हमारा नेक्स्ट मैप है मिनरल्स नॉन फेरस। ठीक है ना, जैसे कि अलौह धातु जिसमें कि हमारा आयरन नहीं पाया जाता उसे हम नॉन फेरस का मेटल का नाम देते हैं। कॉपर में जो बेस्ट आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा चुका है बहुत बार, सवाल पूछा जाएगा, खेतरी। और देखिए सीयूटी एग्ज़ाम में इस एरिया से मैप पूछा है। कैसा? तो इस एरिया से आपसे मैप पूछा है, नॉर्थ टू साउथ लगाइए, खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर। जहाँ तक मुझे याद है तो ये 2024 के सीयूटी एग्ज़ाम में ही पूछा गया है कि जो कॉपर साइट है इंडिया में उसको आप नॉर्थ से साउथ लगाओ, यानी खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर को लगाना था आपको। तो आपको मैप एकदम क्लियर माइंड में याद होना चाहिए। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम हो गया। और हम बात करें महाराष्ट्र के बिल्कुल ऊपर और एमपी में बात किया जाए बालाघाट। ठीक है ना, ये आपके कॉपर के रीजन, कॉपर के क्षेत्र माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट का तो कटनी, अमरकंटक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में। देन आपको हम बात करते हैं बिलासपुर, मैकाल हिल्स, इट इज़ इन छत्तीसगढ़। और कोरापुट का है हमारा तो उड़ीसा में है। ठीक है, देखिए एक बार हम फटाफट रिविजन करते हैं इस मैप को। कॉपर साइट तो खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर इस राजस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा राजस्थान में है। उसके बाद में अगर हम बात करें कटनी और अमरकंटक इस इन मध्य प्रदेश, बिलासपुर, मैकाल हिल इज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, रखना ऐसे याद। हम बात करते हैं बॉक्साइट का।
अगर हम बात करें बॉक्साइट का तो कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल हिल, कोरापुट, ये सारे हमारे बॉक्साइट हैं। और बालाघाट वगैरह हमारा क्या कॉपर माइंस एरिया, हजारीबाग, सिंहभूम हमारा कॉपर माइंस का एरिया माना जाता है। ठीक है, हमने ये समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। हमारा नेक्स्ट मैप है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, वैसे एनर्जी रिसोर्सेस जो कि कन्वेंशनल हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप क्या मान सकते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। इनमें सबसे मेन कौन सा है, आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना असम का, इसमें एक नाम आपको याद रखना है हमेशा के लिए, एक नहीं दो नाम। एक नाम है डिगबोई, डिगबोई पहला। सेकंड नाम है नहर कटिया, नहर कटिया। आपको ये दो नाम तो याद रखने ही रखने हैं। ऑयल फील्ड है, भारत का पहला ऑयल फील्ड खोजा गया डिगबोई है, रखना है याद। और नहर कटिया, दोनों ही आपको असम में नज़र आ रहे हैं, भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद तलचर पूछा जा चुका एग्जाम में, कोल माइन है। रानीगंज और झरिया, रानीगंज झरिया इंपॉर्टेंट है आपको। झरिया इज़ इन वेस्ट बंगाल, सॉरी इज़ इन झारखंड। रानीगंज कहाँ पर है, ये आपके वेस्ट बंगाल झारखंड के बॉर्डर से टच करते हैं। ठीक है, नया वेली तमिलनाडु में है, याद आपको रखना पड़ेगा। कोरबा इज़ इन छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें ना, देखिए मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा है। ये जो ऊपर का पार्ट है इट इज़ फेमस फॉर कोल, और जो नीचे का पार्ट है इट इज़ फेमस फॉर आयरन माइंस, ये आयरन के लिए फेमस है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग कोयले के लिए, जो दक्षिणी भाग है सदर्न पार्ट जो है आयरन के लिए फेमस होता है। तो आपको ये रखना है याद। इसके अलावा आपको ये लाइन जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं HVJ। ठीक है ना, HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि ये पाइपलाइन किन किन इलाकों से हो करके पास करता है और शुरू कहाँ होता है। तो हमारा हजीरा, कहाँ पर, हमारा हजीरा और विजयपुर से होते हुए, हजीरा विजयपुर से होते हुए आप देखेंगे जगदीशपुर के माध्यम से ये आपको दिल्ली को भी कनेक्ट करने का काम करता है। कौन सा, इसका नाम क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। इंपॉर्टेंट है HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो आपको ये याद रखने हैं। और जो ये इलाका है वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये इंडिया का बहुत ही रिच कोल माइन है, कोल फील्ड है। ठीक है ना, कोयला आपको यहाँ पर सबसे अधिक दिखाई देंगे, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रीजन में। और जो इलाका आपको दिख रहा है असम के नज़दीक, यहाँ आपको ऑयल फील्ड, तेल के रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज अधिक दिखाई देंगे। तो इस मैप से सवाल केवल इतना ही पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। हमारा नेक्स्ट मैप है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी सवाल के दो टाइप यहाँ पर बनते हैं। पहला नॉर्थ टू साउथ लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, या आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो सवाल ऐसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर भूलना नहीं है। अब जिन जिन साइड को मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको वो याद रखने ही रखने हैं। पहला है डिगबोई, भूलना नहीं है। बरौनी, मथुरा, पानीपत, ठीक है ना, पानीपत हो गया। हल्दिया नहीं भूलना है। तातीपाका नहीं भूलना है। चेन्नई रखिएगा याद। कोची पूछा गया है। जामनगर सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी साइट है इंडिया का, जामनगर भूलना नहीं, रखना है याद। इसके अलावा एक हमारा बीना। ठीक है, सवाल जिन जिन को मैंने मार्क कर दिया है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑयल रिफाइनरी भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। हमारा अगला मैप है मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से इंडिया में, और हमारा लास्ट मैप होने वाला है। इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। देखिए यहाँ पर गिन के 8-9 मेजर साइट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसमें कोई आपको यहाँ पर भूलना नहीं है। पहला है मुंबई, मार्मागांव इट इज़ इन गोवा। मंगलुरु का देखेंगे आप कर्नाटक में है। कोची इज़ इन केरला। तूतीकोरन तमिलनाडु। चेन्नई इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया और कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, और एक सवाल जो बनता है यहाँ पर ना कि नेपाल को कौन सा पोर्ट हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने में बाय सी, डेट इज़ अ हल्दिया पोर्ट। ठीक है ना, तो आपको
जो वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट है ये हेल्प करता है नेपाल को एक्सपोर्टिंग करने में अपने सामान को। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा सेशन रहा है अबाउट द मैप्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का मैप, कौन से क्लास का, 12th का, बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अब मैं एक नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा जिसमें जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में मैप्स दिए हुए हैं, मैप्स तो नहीं वहाँ कहिए, जो पिक्चर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं ना वहाँ पर, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और वहाँ पर आपको मैप दिया गया है, खास करके प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर में वहाँ से दमदार मैप है, अच्छे खासे मैप है जो पूछे जाते हैं। तो आज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियोस को पूरा देखें, जितना पूरा देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मैप नहीं, मैंने इसमें मैप प्लस में कॉन्सेप्ट दोनों ही मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो MCQ क्वेश्चन बनेगा इन टॉपिक से, मैप बनेगा, आप आराम से क्वेश्चन करके ले जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।